केशव। थोड़ी ही देर में आपके सामने हमारे केशव का मंचन यहाँ होगा। रजनीश जी द्वारा किया गया है। स्वयंभू कला मंच के कलाकार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक हमारे केशव। कृपया सभी अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें। नमस्कार, मैं इस एकांकी का सूत्रधार हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक देश है। प्राचीन काल से, या यूं कहूँ कि सतयुग से कलयुग तक भारत में धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद, ना जाने ज्ञान का कितना अथाह भंडार है। देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और महापुरुषों की इस धरा पर एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। जी हाँ, वही केशवराव जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। बचपन से ही केशव अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव रखते थे और अपने माता पिता से छत्रपति शिवाजी की कहानियां भी सुना करते थे। उनके मन में देश के प्रति देश प्रेम उसी घटना से व्यक्त होता है जब 22 जून 1897 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को राज्यारोहण के 60 वर्ष पूरे हुए। उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत था और उन्होंने यह तय किया कि प्रत्येक विद्यालय में मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। अब केशव के विद्यालय में भी लड्डू बांटे जा रहे थे। अब बच्चों में मिठाई का आकर्षण स्वाभाविक है। एक तरफ बच्चे बड़े चाव से मिठाइयाँ खा रहे थे, वहीं दूसरी ओर केशव। क्षमा करें देव, मैं ये मिठाई नहीं खा सकता। अरे जिन अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना कर रखा है, भला उनकी खुशी में हमारी खुशी कैसे हो सकती है? मैं उस विक्टोरिया को रानी नहीं मानता और ना उनकी किसी भी गुस्से की मिठाई खाऊंगा। मेरे लिए विष के समान है। तो देखा आपने, इतनी छोटी सी उम्र में केशव के मन में अपने देश के लिए कितना कट्टर देशभक्ति का भाव था। यही स्वाभिमान 1901 ईस्वी में उस घटना से व्यक्त होता है जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण का उत्सव था। उस समय इम्प्रेस मिल के मालिकों ने यह तय किया कि वह आतिशबाजी का आयोजन करेंगे। एक और केशव के मित्र आतिशबाजी का आयोजन देखने गए, वहीं दूसरी ओर केशव। तुम्हें लगता है कि इस आतिशबाजी के इस कार्यक्रम की रस्म हमारी है? अरे हमारी गुलामी का प्रदर्शन है। जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता, तब तक हमारे लिए इनके किसी उत्सव को मनाना या इनकी आतिशबाजी को देखना व्यर्थ है। अब केशव ने यह तय कर लिया कि वह आज के बाद ऐसे किसी भी उत्सव में नहीं जाएगा जहां अंग्रेजों का महिमा मंडन होता हो। और अब केशव के मन में अपने देश के लिए देश प्रेम और आत्मसमर्पण का भाव और सुदृढ़ होता गया। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आप कस्सी, कुदाल, फावड़े क्यों मंगवाए हैं? वहाँ सामने सीताबर्डी का किला है, उस पर जो यूनियन जैक दिख रहा है, बस उस पर जमा और गुना का निशान बताना है और उसकी जगह अपना भगवत ध्वज लहराना है। और जब तक यह विदेशी झंडा इस किले पर रहेगा, तब तक हमारी आज़ादी अधूरी रहेगी। हमें मिलकर इस झंडे को फाड़ फेंकना होगा। इसी कल्पना के अनुसार केशव व उसके मित्रों ने यह तय कर लिया कि वह सीताबर्डी के किले तक एक सुरंग का निर्माण करेंगे। कसी, कुदाल और फावड़ा लेकर उन्होंने सुरंग का कार्य प्रारंभ किया।
यह कार्य गुरुजनों से छिपकर किया जाता था, परंतु 2-3 दिन में ही गुरुजी को बच्चों पर आशंका हुई, क्योंकि उनकी पढ़ाई करने के कमरे का दरवाज़ा बहुत समय तक बंद रहने लगा। जैसे ही गुरुजी कमरे के अंदर गए तो वह क्या देखते हैं कि एक और गड्ढा खुदा हुआ है और दूसरी ओर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। केशव और उसके मित्र किनारे में चुपचाप खड़े थे, परंतु गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि इन व्यर्थ के पछड़ों में पड़कर अपना समय बर्बाद ना करें। परंतु गुरुजी इस बच्चों के खेल को देखकर मन ही मन पुलकित हुए बिना नहीं रह सके। अब केशव किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उस समय भारत में नागपुर में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे और स्वाभाविक सी बात है कि उन आंदोलनों का केशव के मन पे बहुत गहरा असर डल रहा था। जब केशव बड़े हुए तो वह बड़े स्कूल में जाने लगे। एक अन्य घटना के अंतर्गत नील सिटी हाई स्कूल में रिस्ले सर्कुलर परिपत्रक आया, जिसे पढ़कर वहाँ के गुरुजनों के सम्मुख एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि सभाओं व जुलूसों में वंदे मातरम का नारा और मंत्रोद्घोष बराबर चलाया जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यदि सरकार वंदे मातरम पर रोक लगाती है तो हम गली गली वंदे मातरम गुंजाएंगे। वंदे मातरम का उद्घोष पाप नहीं पुण्य है। जिस मातृभूमि ने हमारे समाज को हजारों वर्षों से पालन पोषण किया, उस मातृभूमि की वंदना का मन में स्वाभाविक रूप से उठने वाला भाव ना ही छुपाया जा सकता है और ना ही दिखाया जा सकता है। और यदि अंग्रेजी सत्ता में वंदे मातरम घोर अपराध है तो यह अपराध मैं असंख्य बार करूंगा और उससे उत्पन्न होने वाली हर समस्याएं झेल लूंगा। इसके बाद केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया, लेकिन केशव वह कहाँ रुकने वाले थे। वह छुट्टियों में अपने चाचा के घर जाते और वहाँ जाकर तरुणों को इकट्ठा किया करते और उन्हें देश की स्थिति के बारे में जानकारी दिया करते और उन्हें यह समझाते कि उन्हें अपनी ओर से संगठित होकर देश के लिए अपनी ओर से कुछ करना चाहिए। वंदे मातरम। आज विजयदशमी का पर्व है। आज का दिन शक्ति की उपासना का दिन है। जिस प्रकार श्री राम जी ने अधर्म पर विजय प्राप्त करी, उसी प्रकार हम सब युवाओं को संगठित होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना होगा और गुलामी की हर सीमाओं को तोड़ना होगा। स्वदेशी अपनाओ। हमारे देश का धन बाहर जा रहा है, हमें अपनी देश की बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना होगा। केवल भावनाओं से काम नहीं चलेगा। भूलिए मत, शक्ति की उपासना ही हमारा परम धर्म है। और राम जी भी रावण पर इसलिए विजय पा पाए, राम जी भी रावण पर इसलिए विजय प्राप्त कर पाए क्योंकि उनके पास संगठित शक्ति थी। सन 1907-8 की विजयदशमी की घटना केशव की उस समय की मन स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती है। इसके बाद केशव कोलकाता और यवतमाल गए और वहां जाकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया और इसके बाद उनकी मुलाकात डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर परांजपे से हुई। नमस्कार डॉक्टर मुंजे। आपने अपने विचार दिया था कि मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई कलकत्ता जाकर करूंगा। वहां अनुशीलन समिति में भाग भी ले पाऊंगा। एक बंद दो काज हो जाएंगे, पढ़ाई की पढ़ाई और अनुशीलन समिति की गतिविधियों में भाग लेने का मेरा सपना भी पूर्ण हो जाएगा। आशीर्वाद दीजिए, मैं कलकत्ता जाने के लिए तैयार हूँ।
डॉक्टर केशव लोकमान्य तिलक जी से बहुत प्रभावित थे। वह उनके हर भाषण को बड़ी ध्यान से सुनते और उनसे मिलने की उनकी दिली इच्छा भी थी। और फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई। नमस्कार तिलक जी, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आप तो जानते ही हैं कि क्रांति की ज्वाला नागपुर ही नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान में भड़क रही है। ऐसे में यदि आप मेरे स्वर्थकों का समर्थन करें तो अवश्य ही अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भाग जाएंगे। मैं आपसे यही आशा करने आया हूँ। आज्ञा दीजिए तिलक जी। साथियों, गांधी जी का कहना है कि जनशक्ति राष्ट्र शक्ति है। तुर्की में जो हो रहा है वह उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हो रहा है वह उन्हें दिखाई नहीं देता। सबसे पहले हमें अपने देश को आज़ाद करवाने के बारे में सोचना होगा। मैं कोई हुकूमत नहीं मानता और आपसे ये आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ संगठित रहेंगे। ये देश कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि कोई भी आए और इस पर कब्जा करके बैठ जाए। यह हमारी मातृभूमि है। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जन्म लिया है। डॉक्टर केशव का लक्ष्य था राष्ट्र सर्वप्रथम, लेकिन गांधी जी वह एक तरफा बात करने लगे थे। उन्हें हिंदुओं का हित जरा भी नजर नहीं आता। वह मुसलमानों ने मारकाट करनी शुरू कर दी थी और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बात को लेकर केशव और अन्य क्रांतिकारियों के बीच विरोध व्याप्त होने लगा। अब डॉक्टर केशव ने यह तय कर लिया कि वह कांग्रेस से किनारा कर लेंगे और एक अलग संगठन का निर्माण करेंगे। इसके बाद केशव की मुलाकात सरवाकर जी से हुई। साथियों, आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ एकदम से एकत्रित होने का क्या कारण है। मैं काफ़ी समय से विचार कर रहा था और अब ये निर्णय भी लिया है कि हमें एक ऐसे हिंदू संगठन की आवश्यकता है जो राजनीतिक ना हो और साथ ही साथ अपने धर्म के प्रति कार्य करे। अच्छा, सावरकर जी से मिलता हूँ। इसके बाद डॉक्टर केशव की मुलाकात सावरकर जी से हुई। नमस्कार सावरकर जी। आप तो जानते ही हैं कि जब तक समाज चरित्रवान और संगठित नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक दल टिक नहीं सकता। तो ऐसे में हमें अपने आप को मजबूत करने के बारे में सोचना होगा और साथ ही साथ व्यक्ति निर्माण का कार्य भी करना होगा। डॉक्टर केशव अपने भाषणों में इस बात पर जोर देते कि प्रत्येक व्यक्ति संगठित होकर अपने देश के लिए अपनी ओर से कुछ करे। नमस्कार मेरे प्रिय स्वयंसेवक बंधु। अखंड भारत केवल कल्पना मात्र नहीं है। अखंड भारत वास्तविकता है। अखंड भारत स्वप्न नहीं है, वास्तविकता है। इसे हम इस उदाहरण से भली भांति समझ सकते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम पश्चिम तद भारतम यत्र भारत संतति। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है वह भारत है और उस भारत में रहने वाले हम उसकी संतति भारतीय कहलाते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर तब तक कार्य करता है जब तक इसमें प्राणवायु का संचार रहता है, उसी प्रकार कोई राष्ट्र तब तक जीवित रहता है जब तक वहाँ के नागरिक
उसके प्रति अपनी देश प्रेम की भावना और अपनी संगठित शक्ति को और सांस्कृतिक मूल्यों को, उनकी जड़ों को बांधे रखते हैं। शरीर यदि कांटा चुभाए तो कष्ट पूरे शरीर को महसूस होता है। उसी प्रकार पूरे देश में, देश के किसी भी कोने में किसी भी हिंदू को, किसी भी नागरिक को कोई कष्ट होता है, उसके साथ कोई अन्याय होता है, तो कष्ट पूरे देश को महसूस होना चाहिए। हम गुलाम क्यों हुए? इसलिए नहीं कि अंग्रेज ज्यादा ताकतवर थे, हम गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हम भूल गए कि हम कौन हैं। शेर का बच्चा यदि भेड़ों के झुंड में रहने लगे तो वह मिमियाने लगता है। भारत के लोग उसी शेर के बच्चे की भांति हैं जो यह भूल गए कि उनकी ताकत क्या है। जिस प्रकार रुई की कोई ताकत नहीं होती, लेकिन उसी रुई को काट कर जब रस्सी बना दी जाती है तो वह विशाल काय शरीर का स्वामी मतवाला हाथी उसको भी बांध देती है। उसी प्रकार भारत की दुर्दशा का कारण संख्या मात्र नहीं, अपितु हमारा असंगठित होना है। हमें संगठित होना हो। संगठन में ही शक्ति है, वही हमारा बल है। इस देश में रहने वाले जो व्यक्ति इस धरती को अपनी पुण्य भूमि, अपनी मातृभूमि मानते हैं, वह हिंदू है। और हमें अपना कल्याण सोचना होगा। अगर देश की आज़ादी चाहिए तो हमें संगठित होना होगा, अपनी परंपराओं पर गर्व करना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा और उसकी जड़ों को पोषित करना होगा। क्योंकि कोई भी पेड़ तब तक खड़ा है जब तक उसकी जड़ें मजबूत हैं। भारत माता की जय। नारियल तोड़कर श्री गणेश किया गया। मोहिते का बाड़ा रेशम बाग नागपुर में संघ की पहली शाखा की स्थापना हुई। संगठन का नाम तय हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखते ही देखते खेलों के माध्यम से और बौद्धिकों के माध्यम से संघ पूरे देश में विस्तार पाता गया। डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना ही एक राजनीतिक दल था और ना ही एक सामान्य संस्था थी, बल्कि एक मनुष्य निर्माण की शाला थी। वह यह चाहते थे कि कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो जो पूरे देश की स्थिति को बदलने का जिगरा रखता हो। आइए डॉक्टर केशव के कार्यकर्ता निर्माण और मनुष्य निर्माण पर कुछ विचार सुने। नमस्कार। आशा है आप सभी इस वर्ग में आनंदित होंगे। आज वर्ग की सूचना मिली और इस प्रकार से आप इस वर्ग में आनंद ले रहे हैं, यह भी मालूम। मन प्रसन्न हुआ कि देश के विभिन्न भागों से आप यहाँ पर पधारे। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक में स्वयं महत्वपूर्ण है। स्वयं सेवक का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जो स्वयं की इच्छा से अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए अपना समय तन मन धन से समर्पण का भाव रखे, वह स्वयं सेवक। कार्यकर्ता
कार्यकर्ता का अर्थ क्या है? कार्यकर्ता को मृदुभाषी होना चाहिए। कार्यकर्ता निर्माण की पहली सीढ़ी क्या? कि कार्यकर्ता को अपने कार्य की समझ है। यदि शाखा का समय 6 बजे है तो वह 5:55 पर वहां पर उपस्थित है। यही कार्यकर्ता की पहचान है, कार्यकर्ता निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। कार्यकर्ता को अनुशासन में रहना आवश्यक है। कार्यकर्ता अनुशासित है तो वह अगली आने वाली पीढ़ी को भी अनुशासन सिखाता है, जो प्रथम कर्तव्य भी है। कार्यकर्ता को समाज में उठना बैठना घुलना मिलना आना चाहिए। जिस प्रकार मिश्री दूध में मिलकर स्वयं को समाप्त कर देती है लेकिन दूध को मीठा कर देती है, उसी प्रकार कार्यकर्ता को भी समाज में घुलना मिलना आना चाहिए। कार्यकर्ता को प्रामाणिक होना आवश्यक है। प्रामाणिक अर्थात जो कहे वही करे। कार्यकर्ता की पहचान उसके कथन से नहीं, उसके आचरण से होती है। और एक बात जो अवश्य रूप से ध्यान रहनी चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। संघ में हम सब बराबर के स्वयं सेवक हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अहंकार व्यक्ति को नष्ट करता है। कार्यकर्ता को सभी स्वयंसेवकों से सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होता है। कार्यकर्ता जितना प्रामाणिक होगा, जितना अनुशासित होगा, उतना ही संगठन भी मजबूत होगा। भारत माता की जय। संघ ने निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने हर एक लक्ष्य को हासिल किया। देखते ही देखते पूरे देश में संघ की शाखाएं फैलती गई। देश के बड़े बड़े नेता भी डॉक्टर केशव के इस कार्य से बहुत प्रभावित थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। आइए आगे उनके विचार सुनते हैं। प्रिय स्वयं सेवक बंधुओं, सादर नमस्कार। आज का यह संघ शिक्षा वर्ग संघ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अपने सामने भारत की एक लघु झलक देख रहा हूँ। विभिन्न प्रांतों से आए विभिन्न स्वयंसेवक, आपसे परिचय ना होते हुए भी मेरा हृदय आपकी ओर और आपका हृदय मेरी ओर दौड़ पड़ता है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण विचारधारा है। स्वयंसेवक बंधुओं, आपने भी यहाँ अनुभव किया कि हम सबका एक दूसरे से परिचय ना होने पर हम एक दूसरे को पहचान लेते। आज हम सभी अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। बंधुओं, हालांकि यह घड़ी विदाई की, लेकिन फिर भी मन में किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या संताप नहीं है।
बल्कि हम जिस कार्य के निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए, वर्ग में हमने उसी तरह समझा, उसी कार्य की पूर्ति के लिए हम अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करने वाले हैं। उनसे बंधुओं, मैं आप प्रेम से विदाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अपने मन में एक भावना लेकर जाएंगे कि हम संघ कार्य को पूरे तन मन धन से, पूरी निष्ठा से करें और हमें यह भी ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का लालच हमें विचलित ना करे, हमें विचलित नहीं होते। हमें अपने ध्येय को याद रखना है और अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, संगठन को मजबूती देना है। बंधुओं, हम कभी भी किसी पर आक्रमण करने की नहीं सोचते, लेकिन इतना स्मरण रहे कि कोई हम पर आक्रमण ना कर सके। एक बार फिर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ग का अंतिम दिन है और आप सभी अपने स्थान पर प्रस्थान करें, यही शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कला वही है जो मन को छूटे और रंगमंच वही है जो समाज को सोचने पर मजबूर कर दे। हमारे केशव केवल एक नाटक नहीं, बल्कि संवेदनाओं, विचारों और जीवन मूल्यों को प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। मैं अब हमारी सारी टीम का पात्र परिचय के लिए नागेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ। हमारे सूत्रधार की भूमिका में युवक। धन्यवाद। छोटे केशव प्रबल, तरुण केशव गर्व और बड़े केशव शिवम और मैं नागेंद्र। एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। लाइट पर जय सिंह जी और म्यूजिक पर आ जाइए प्लीज। अनूप जी कृपया मंच पर आ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्य से पूरा समय यहाँ बैठकर प्रस्तुतियाँ देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ रंगकर्मी अवतार साहनी जी और श्याम जी से मैं अनुरोध करूंगी और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आएं और हमारी विशिष्ट अतिथि श्रावणी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आएं और इन कलाकारों का के बारे में 2 शब्द हम मुख्य अतिथि जी। भारत में कला की विशेषता है कि भारत में कला को कभी भी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना है। भारत की जो कला दृष्टि है वो कला को जीवन के लिए माना है। लेकिन कला जीवन के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, तो वो कला ऋषियों ने बताया है कि हमारे कला के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि देखने वाले के जीवन के ऊपर एक सकारात्मक उसका प्रभाव दिखाई दे और समाज को लगे कि नहीं, कला केवल मनोरंजन नहीं, कला केवल प्रदर्शन नहीं, कला भारत के लिए दर्शन का माध्यम है।
इसलिए भारत की कला जो है वो हमेशा समाज के उत्थान के लिए कार्यरत रही है। यह भरत मुनि का नाम ही अपने आप में कला को स्थापित करता है। और ये भरत मुनि नाट्य समारोह में जिन कलाकारों ने प्रस्तुति दी, उन सभी कलाकार बधाई के पात्र हैं। और कला संवाद में जिन लोगों ने एक अच्छे अच्छे विचार और ये करें अपना सुझाव दिया, वो भी एक सकारात्मक रहा है। तो इस आयोजन को देखने के बाद अभी मैं बात ही कर रहा था अवतार जी से और श्याम जी से कि इस नाट्य समारोह को थोड़ा और अच्छा कैसे बनाया जाए ताकि कि संपूर्ण अंबाला में बुलाने की आवश्यकता न हो, लोग स्वयं सुनकर आए और उस कला का प्रदर्शन देखने के बाद स्थान स्थान पर उसकी चर्चा करें। इस प्रकार का ये समारोह कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए एक बार बैठकर कार्यक्रम के बाद फिर चर्चा करेंगे और अगले वर्ष अच्छी सुंदर प्रस्तुति आप सबके सामने दी जाएगी, देखने को आपको मिलेगा। यही आज के इस समारोह में आप सबसे भी प्रार्थना है कि जैसे ये कलाकार अपनी तैयारी करेंगे, वैसे ही समाज का सहयोग और समर्पण भी मिलना आवश्यक है। अगर आप सबका सहयोग समर्पण मिलेगा तो निश्चित रूप से यह समारोह एक अपना स्थान बनाएगी। इतनी ही प्रार्थना करते हुए भगवान से भी है और आप सबसे भी अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच इतने वरिष्ठ रंगकर्मी, इतने अच्छे कलाकार मौजूद हैं और इस कार्यक्रम का अब अंतिम चरण आ चुका है। अब हमारे बीच जितने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं उनको आज हम भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की कला विकास योजना के अंतर्गत भरत मुनि नाट्य महोत्सव में भरत मुनि सम्मान के साथ उनका सम्मान करेंगे। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि अवतार साहनी जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। आपकी तालियों की गूंज इतनी जोर से होनी चाहिए कि यहाँ पे पता लगे कि अगर दर्शक कम भी है तो उनकी तालियां ही काफी है। भरत मुनि सम्मान के साथ यहाँ नवाजा जाएगा। मैं मुख्य अतिथि से पूरे अनुरोध करूंगी कि वे उन्हें भी स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। इसके पश्चात
आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। प्रदीप स्नेही सर से मेरे जय सर अपनी टीम के साथ कृपया मंच पर आए। बहुत जोरदार तालियां। सद्दाम सर से भी मेरा अनुरोध की कृपया स्टेज पर आए। सद्दाम सर का है। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक तिवारी जी, जो हमारे आग्रह पर आप समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने आए। और श्री अवतार जी, श्री श्याम जी, श्रावणी साहा जी, आप भी समय निकालकर अपनी जो रंग यात्रा है आपने जो साझा की और बहुत अच्छा ज्ञान दर्शकों तक पहुंचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी हमारा के रंगकर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के आने से ही आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन मिलती है, यह आवश्यक भी है, विचार भी साझा होते हैं। और धन्यवाद करना चाहूँगा एसएनएक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, हितेश जी का, वीके जैन सर का, सद्दाम जी का, और जितने भी अध्यापकगण और बाकी स्टाफ के लोग हमारे साथ लगे रहे, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद और करना चाहूँगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, जिन्होंने हमें सहयोग किया इस कार्यक्रम को करने के लिए। नेचुरल सी बात है कि खर्चा भी होता है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक निरंतर हमारे साथ 3 दिन बने रहे, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेश जी, जो स्पेशल कुरुक्षेत्र से एक फ़ोन पे हमारे साथ यहाँ पर वीडियो और फोटोज़ के लिए आए, 2 दिन से जो फोटोज़ टीम्स के पास पहुँच रही हैं, अतिथियों के पास पहुँच रही हैं, तो काफ़ी तारीफ आ रही है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मस्करे रंगमंच के जितने भी मेरे प्रिय साथी जो 3 दिन से डांट भी खा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा हिस्सा है, चलता रहता है, तो उन सबका भी एक बार फिर बहुत धन्यवाद। अभी हमारे
कुछ सम्मान प्रतीक देने बाकी हैं, तक बुलाना चाहूंगी। आपका भी हम यहाँ सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम में हमें एक यादगार फोटोग्राफ्स चाहिए होती है। इतने सुंदर फोटोग्राफ्स 3 दिन से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन सभी का श्रेय नरेश जी को जाता है। एक बार जोरदार तालियां। मस्करे रंगमंच के सभी टीम मेंबर से मेरा अनुरोध कि कृपया स्टेज पर आए। भारत सरकार द्वारा कला विकास योजना के अंतर्गत 5वां भरत मुनि नाट्य महोत्सव के सफल आयोजन के पीछे इस टीम की मेहनत, इतने दिनों की मेहनत आज रंग लाई है। एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। एससी जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम हितेश जैन सर का मैं भी हार्दिक धन्यवाद करूंगी कि इतना अच्छा वेन्यू हमें यहाँ प्रोवाइड करवाया उन्होंने, जहाँ 3 दिन इतना अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स और आज 3 दिनों से यहाँ पे हमारे जो दर्शक हमारे साथ बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगी। मस्करे रंगमंच हर वर्ष अपने 2 कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें भरत मुनि नाट्य महोत्सव का आज सफल आयोजन यहाँ पे हुआ। सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। देव जहां भी है कृपया स्टेज पर आए। देव, एक बार जोरदार तालियां देव के लिए। अब रंगमंच की मतलब एक अच्छी अभिनेत्री और मस्करे थिएटर ग्रुप की बैकबोन शिवानी, जोरदार तालियां शिवानी के लिए।